Good morning all. This is JV and Anjali Parekh, and today we'll discuss about research methodology. In the previous session, we discussed about what is research and what are the types. So basically, we'll now do the second part, and I'll share the screen with you now. Just a second. Before that, we must recall what we studied in the last. So what is research? It is the process of finding solution to a problem after a thorough study and analysis of the situational factors. रिसर्च वो है जिसके हम सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम के और उसमें फर्दर थरो स्टडी कर रहे हैं, उसका एनालिसिस निकाल रहे हैं, उससे रिलेटेड जो सिचुएशनल फैक्टर्स है उस पर। तो हमने रिसर्च प्रोसेस कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। Now first, what is research problem? The term problem means a question or an issue to be examined. Second, research problem refers to some difficulty or need which a researcher experiences in the context of either theoretical or practical situation and wants to obtain a solution for the same. Problem क्या है? किसी भी क्वेश्चन का क्या आप उसमें आगे एग्जामिन करने वाले हो उसको हम लोग प्रॉब्लम के नाम से टर्म करते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो रेफर करता है किसी भी डिफिकल्ट या नीडी सिचुएशन को जो कि एक रिसर्चर एक्सपीरियंस करता है थ्रू आउट द रिसर्च मेथडोलॉजी। These are the experience in the context of either theoretical or practical situation and wants to obtain a solution for the same. Obviously, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसका सॉल्यूशन तो डिराइव करेंगे ही। तो रिसर्च प्रॉब्लम में क्या करते हैं हम कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको हम लोग आगे फर्दर स्टडी कर सकते हैं और उसका हम लोग एक सोल्यूशन निकालें। आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अगर रिसर्च प्रॉब्लम पता है उसको आइडेंटिफाई कैसे करें? दिस स्टेप इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन ऑफ few problems and selection of one out of them after evaluating the alternative against certain selection criteria. बेसिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उसमें से हम लोग एक डिटरमाइन करेंगे कि जिसमें हम आगे वर्क करने वाले हैं। हमने जैसे कि 5 से 7 प्रॉब्लम्स निकाली। नाउ वी फोकस ऑन वन थिंग एंड वी ट्राई टू फर्दर हैव अ इनसाइट ऑन इट। उसका हम लोग एक सॉल्यूशन निकालेंगे। आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। This step involves identification of few problems and selection of one out of them. Then, problem definition or problem state is a clear, precise, and succinct statement of the question or issue that is to be investigated with the goal of finding an answer or a solution. Problem definition का क्या है? Problem एक ऐसी statement है जो कि बहुत ही clear, precise और एकदम limited statement होगी जो कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया। इस टाइम पे आप जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको इन्वेस्टिगेट करते हो, एक गोल है उसको अचीव करने की कोशिश करते हो। देयर आर टू वेज ऑफ स्टेटिंग अ प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं, पोस्टिंग क्वेश्चन एंड मेकिंग डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स। पोस्टिंग क्वेश्चंस में क्या होगा, आपने डायरेक्टली क्वेश्चन स्टेट कर दिया कि ये क्वेश्चन है, और मेकिंग डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट मतलब आप कुछ आंसर के साथ में एक स्टेटमेंट गिवन कर रहे हो, उसमें आपका डिफाइन नहीं है, उसमें आप एक फुल स्टॉप नहीं लगा रहे बट एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे, तो वो क्या हुआ, मेकिंग डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जो कि स्टेटमेंट के फॉर्म में है। देन व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम? हर रिसर्च के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। आप ये देखोगे कि हर किसी में जो भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, अगर वो प्रॉब्लम है या फिर रिसर्च है या फिर आपका मेथडोलॉजी है, उसमें उसका गुड क्राइटेरिया क्या होता है, जो भी हमारी रिपोर्ट है वो क्लियर होनी चाहिए, जो हमारा रीडर है या फिर जो रिसीवर है उसको वो क्लियरली समझ में आना चाहिए। ये अनएम्बिगुअस, एम्पिरिकल, वेरीफाइबल, इंटरेस्टिंग, नॉवल, ओरिजिनल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस। एम्पिरिकल मतलब साइंटिफिकली प्रूवन, वेरीफाइबल मतलब अगर हमने एक बार कोई स्टडी कर ली है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, आगे जाके उसका हम कोई वेरिफिकेशन दे सकते हैं कि ये इतना वेरीफाइड है और आप इसको आगे फर्दर करो। इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसमें कोई इंटरेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने कोई भी टॉपिक ले लिया और आगे वो किसी काम में नहीं आ रहा। देन नॉवल एंड ओरिजिनल, ये ऑथेंटिक होनी चाहिए, सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए
और उसके बाद में ओरिजिनल। ये हमारी खुद की स्टडी होनी चाहिए बजाय किसी और की कॉपी करे हुए। लास्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस। जो आप टॉपिक कर रहे हैं उसके लिए कोई भी हमारे को गाइड करने वाला चाहिए ही। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग सिर्फ खुद कोई भी स्टडी को लेकर बैठ रहे हैं और हम उसको गाइड कर रहे हैं। उसके बाद में आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या आएगा? व्हाट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर? इट इज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड वर्क from secondary sources of data in the area of specific interest to the researcher. Literature review किसी भी आपकी इंफॉर्मेशन का डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आप एक साथ इंक्लूड करके रखते हो। ये किसी भी उसका इंफॉर्मेशन का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होगा, जिसको रिव्यू मतलब आपने कोई पहले से इंफॉर्मेशन पढ़ी भी है, उसको आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहे हो या समझा रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिव्यू। तो रिव्यू यहाँ पे हम किसका कर रहे हैं? पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड वर्क का। मोस्टली हम यही ट्राई करेंगे कि जो पब्लिश्ड वर्क होता है हम उसी को ही ज्यादा फोकस में रखें, क्योंकि वो ऑथेंटिक है, वेरीफाइड होती है, और फिर आप उस पर अगर आगे काम भी करोगे तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर हम किसी भी पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड सोर्स से रिव्यू कर रहे हैं तो हम उसको कौन सी सोर्स से ले रहे हैं? सेकेंडरी सोर्स, क्योंकि प्राइमरी सोर्स तो ये है नहीं, हम लोग ने खुद ने तो लिखा नहीं है, हम लोग कहीं पे इंफॉर्मेशन देखी है और उसके बाद में उसको रिव्यू कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ? हमारा सेकेंडरी सोर्स। तो ये जो लिटरेचर रिव्यू है वो हम कर रहे हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा इन द एरिया ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट टू द रिसर्चर। जो हमारे टॉपिक है उसके आसपास का एरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। Second, the main aim is to find out problems that are already investigated and those that need further investigation. जो हमारी मेन एम होगी प्रॉब्लम की वो ये होगी कि हम उसको इन्वेस्टिगेट कर सके, आगे उसमें और एक नया इंसाइट देख सके, और that it needs the further investigation. ऐसा नहीं कि वो टॉपिक वहीं पे रुक गया, उसमें आप और क्या इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, अपना क्या आप इनपुट वहां पे दे सकते हैं। Review of literature. It is an extensive survey of all available past studies relevant to the field of investigation. किसी भी मैटर का एक्सटेंसिव सर्वे पास्ट स्टडीज के बारे में और उससे रिलेटेड सारी इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट, इट गिव अस नॉलेज अबाउट व्हाट अदर्स हैव फाउंड आउट इन द रिलेटेड फील्ड ऑफ स्टडी एंड हाउ दे हैव डन सो। ये वो वाली नॉलेज है जो कि हमसे पहले जिन भी लोगों ने करा है तो उस फील्ड से रिलेटेड का जो भी स्टडी होगा वो उसको पढ़ रहे हैं, एंड उसमें उन्होंने किस तरीके से अपना इंफॉर्मेशन पोर्ट्रे किया है। जब भी हम लोग किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं तो हर चीज का एक प्रॉपर स्टेप होता है। अब यूजुअली पॉसिबल नहीं है एज ए ह्यूमन कि हम लोग कुछ स्टार्ट करें और एग्जैक्टली वैसा का वैसा बन जाए, तो हमारे को बेसिकली एक आइडिया चाहिए होता है, और आइडिया हमें कहाँ से मिलेगा? पहले की लिटरेचर से। तो उस टॉपिक पे पहले कितना हो चुका है और किस फॉर्म में हुआ है, वो हमारे को क्या हेल्प करेगा हमारी स्टडी को आगे कंटिन्यू करने में। पर्पस क्या होता है रिव्यू का? पर्पस ऑफ रिव्यू इज टू गेन अ बैकग्राउंड नॉलेज फॉर द रिसर्च टॉपिक, टू आइडेंटिफाई द कंसेप्ट रिलेटिंग टू इट, potential relationship between them, and to formulate researchable hypothesis, to identify appropriate methodology, research design, methods of measuring concepts, and technique of analysis, to identify data sources used by other researchers, to learn how others structure their report. हमारी रिव्यू का क्या पर्पस है कि हम लोग किसी भी टॉपिक की बैकग्राउंड नॉलेज जो भी है वो अवेलेबल है, उसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। सेकेंड, टू आइडेंटिफाई द कंसेप्ट रिलेटिंग टू इट, उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है और उससे रिलेटेड जो भी रिलेशनशिप्स है बाकी सारे टॉपिक्स की, तो हम उसको एक रिलेट कर सके और एक फॉर्मुलेट कर पाए हम लोग एक रिसर्चेबल हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्रिएट करने के लिए भी हमारे को रिव्यू जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी टॉपिक के बारे में रिसर्च करोगे उसके बाद ही आप उसमें हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हो, क्योंकि आइडिया तो हमें तभी लगेगा ना कि क्या उसका आंसर हम निकाल सकते हैं। देन टू आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी, एक सही मेथोडोलॉजी हम लोग चूज करेंगे। रिसर्च डिजाइन प्रोसेस, जो कि हमने पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को, उसके बाद उसको फर्दर स्टडी करेंगे, लिटरेचर रिव्यू देखेंगे और किस मेथड के थ्रू हम लोग
आगे अपनी स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं, कौन सी जो भी मेथडोलॉजी है हमारे स्टडी में एप्ट होगी, वो हम लोग कहाँ पर देखेंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। टू आइडेंटिफाई डेटा सोर्सेज यूज्ड बाय अदर रिसर्चर, जो भी बाकी रिसर्चर्स ने क्या क्या सोर्सेज लिए हुए हैं। कोई भी रिसर्चर जब अपना रिसर्च करता है तो लास्ट में अपनी बिब्लियोग्राफी वगैरह मेंशन करता है, उसमें हमारे को सारे रेफरेंसेस मिल जाते हैं कि कहाँ से उन्होंने अपनी स्टडी ली है। उसके बाद में टू लर्न हाउ अदर स्ट्रक्चर देयर रिपोर्ट्स, कहाँ से उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स को स्ट्रक्चर किया है, किस तरीके से किया है, और हम लोग अपना रिसर्च को किस तरह से आगे कंडक्ट कर सकते हैं। देन हाउ टू कंडक्ट द लिटरेचर सर्वे, जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो एक तो मेथड होता है कि आपने बुक से पढ़ लिया, जर्नल से पढ़ लिया, या फिर उसी मैगजीन से आपने देख लिया। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, लिटरेचर सर्वे, जिसमें कि जो भी रेलेवेंट सोर्सेज होंगे उनसे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का मेथड क्या हुआ, सर्वे। तो फर्स्ट है आइडेंटिफाई द रेलेवेंट सोर्सेज, जो भी उससे रिलेटेड अपने हमारे टॉपिक से रिलेवेंट सोर्सेज होंगे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद में एक्सट्रैक्ट एंड रिकॉर्ड द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो हम उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे से रिलेटेड है, हमारे लिए रेलेवेंट है। उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद में we'll write up the literature review. After this, sources of literature, हमारे क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं लिटरेचर के, जैसे मैंने अभी बताया, बुक्स एंड जर्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस, एब्स्ट्रैक्ट डेटाबेसेस, फुल टेक्स्ट डेटाबेसेस, गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, इंटरनेट, रिसर्च डिसर्टेशन और थीसिस, पहले की जो भी हमारी डिसर्टेशन है या फिर थीसिस। उसके बाद में आता है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, इट इज एन अजम्पशन अबाउट रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। ये बेसिकली एक हमारी आइडियोलॉजी होती है किसी भी टॉपिक को लेके, जिसमें हम लोग एक रिलेट करते सिचुएशन को किसके थ्रू, वेरिएबल्स के थ्रू। हाइपोथेसिस क्या है, इट इज एन अजम्पशन अबाउट रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। हम लोग वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और एक अजम्पशन बनाएंगे। हाइपोथेसिस बेसिकली एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, जिसमें आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखोगे और उस सॉल्यूशन हो सकता है वो सही है और हो सकता है वो गलत है। इसका एग्जांपल क्या हुआ, जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। जब आप उनके पास जाते हो तो फिर वो आपको क्या बोलते हैं, आप अपनी सिम्टम्स बताएंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो वो आपको खाली देख के और एक अंदाजा लगाएंगे कि शायद आपको सर्दी जुकाम होगा या फिर शायद आपको नॉर्मल वायरल हो गया होगा। तो वो लोग एक मेडिसिन लिख कर दे देंगे, बट उस टाइम मेडिसिन देते टाइम वो क्या बोलेंगे, 4 दिन बाद आप दिखाने आना। वो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर जो उन्होंने पहले डायग्नोस किया था, उन्होंने जो अजम्पशन लगाया, हो सकता है कि वो गलत हो, तो फिर वो आपकी मेडिसिन को चेंज करेंगे। क्योंकि एग्जैक्टली या तो आप डायग्नोस कराओगे तब कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है, बट अगर आप खाली जा रहे हो और देख रहे हो तो उसमें वो बेसिकली एक अजम्पशन लगाते हैं, तो उसके बेसिस पे वो आपका सॉल्यूशन निकालेंगे और मेडिसिन वगैरह। फिर हाइपोथेसिस का सेकंड पॉइंट, हाइपोथेसिस कैन बी डिफाइंड एज अ लॉजिकली कंजेक्चर्ड रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ टेस्टेबल स्टेटमेंट। कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप देखेंगे जिसको हम लोग आगे टेस्ट कर सकते हैं। Relationships are conjectured on the basis of network of association established in the theoretical framework formulated for the research study. ये बेसिकली एक theoretical framework होता है, क्योंकि हम लोग एक रिटर्न फॉर्म में हम लिटरेचर रिव्यू को आगे कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ आपका theoretical framework में। इसके बाद में अब हम वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स एनीथिंग दैट कैन वेरी कैन बी कंसिडर्ड एज अ वेरिएबल। किसी भी सिचुएशन में क्या चीज की वजह से चेंज आ रहा है, वेरी कर रहा है, वो क्या हुआ, वेरिएबल। वो फैक्टर उसका वेरिएबल हो गया। A variable is anything that can take on differing varying values, for example age, production, absenteeism, sex, motivation, income, height and weight. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं कि यूथ जो है वो बेसिकली नए गारमेंट्स को ट्राई करना चाहता है, और अगर हम एक ओल्ड एज की बात करें
तो वो नए गारमेंट्स में इतना एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करेगा, वो क्लासिक फॉर्म पे ज्यादा आ जाएगा। तो इसमें वेरिएबल क्या हो गया कि एज की वजह से, मतलब ये वाला एज ग्रुप, ये पर्टिकुलर एज ग्रुप किस चीज को इफेक्ट कर रहा है कि ये नए स्टाइल्स को ट्राई करेगा। बट जो हमारा बड़ा वाला एज ग्रुप है, जो ओल्ड एज है, वो नए वाले फैशन को नहीं ट्राई करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका, उनके रिलेटेड जो भी आसपास के सिचुएशनल फैक्टर्स हैं वो इस तरीके के हैं कि वो उस चीज को जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर सकते। बट अगर यूथ की बात करें तो वो उसको जल्दी से अडॉप्ट कर सकता है। तो इसमें हमारा फैक्टर क्या हुआ जिसकी वजह से ये सब वेरी कर रहा है? एज फैक्टर। इसके अलावा हमारा हाइट, वेट, इनकम, मोटिवेशन, ये सब भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। कि अगर एक आप गरीब को देखें तो वो, उसके लिए नई फैशन इतना मैटर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका फैक्टर हो गया इनकम फैक्टर। कि अगर उसकी इनकम ही इतनी नहीं है तो वो ज्यादा स्पेंड करके करेगा क्या? किस उसका जो एक्सपेंडिचर है, अब हो सकता है एज तो सेम हो, एक 18 साल एज का कोई और बंदा है और 18 एज का कोई दूसरा है जो कि बहुत रिच है, तो इन दोनों का बाइंग फैक्टर भी अलग हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि एक का इनकम कम है और एक का इनकम ज्यादा है, भले ही इनका एज सेम हो बट इनका इनकम ग्रुप दूसरा है। तो एक की अफोर्डेबिलिटी है और एक की अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो इन दोनों का क्या वेरिएबल हुआ? इनकम। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वील डिस्कस मोर अबाउट इट। So I will end this topic right now. Thank you.